Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about Yukawa's meson theory of nuclear forces. यूकावा बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस की जो एग्जिस्टेंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी पेश की थी और उस थ्योरी को मिज़ोन थ्योरी का नाम दिया गया था। तो बिफोर गोइंग टू दैट हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। Nuclear force is one of the four fundamental forces of nature, the others being gravitational and electromagnetic forces. न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स में पाए जाने वाली चार फंडामेंटल फोर्सेस यानी चार हमारे पास हैं जो जिनको हम कहते हैं बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज़ जो हैं उनको होल्ड करके रखती है, स्टार्स को, प्लैनेट्स के स्टार्स और प्लैनेट्स को जो है वो बाइंड करके रखती है। जैसे हम अर्थ एक प्लैनेट है और वो स्टार, एक सन एक स्टार है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उनको जो वहाँ पे चीज़ बांध के रखती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें जो ज़मीन पे खड़ा रहने पे मजबूर करती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैसिव बॉडीज़ को जो बाइंड करके रखती है दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जो है ये बाइंड करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। न्यूक्लियस के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे बाउंड है, किस वजह से बाउंड है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास ऐसी है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है। और इसी तरह से हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखती है। यानी न्यूक्लियॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो एक छोटे से न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत स्मॉल है, डायमीटर उसका फेम्टोमीटर्स की रेंज में है, यानी 10⁻⁻15 मीटर। और -15 का मतलब आप ज़ीरो के बाद 0 पॉइंट आप उसके बाद 14 ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक 1 लगाएंगे, तो इतनी कम जो डायमीटर है, यानी 1 से इतना छोटा है वो नंबर, उस रेंज में जो न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर होता है। और उसके अंदर आप देखें कि वो इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को उसके अंदर बाउंड करके रखता है। तो किस तरह से बाउंड करके रखता है? अगर प्रोटॉन है तो उन पे पॉजिटिव चार्ज है, उनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, बल्कि उस एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इकट्ठे होके बाउंड होके रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ये फोर फंडामेंटल फोर्सेस जो है नेचर की, उनमें से एक है। यानी एक इस तरह से है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको भी फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में और वीक न्यूक्लियर फोर्स में। तो ये दो अलग से कैटेगराइज हो जाती हैं और बाकी दो हमारे पास बचती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेज है नेचर की। तो न्यूक्लियर फोर्स वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, और ये इन चारों फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है। यानी जितनी भी नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर या पूरी यूनिवर्स के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो फोर्स है दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर जोड़े रखती है, उनको बाउंड करके रखती है। In fact, being 10 million times stronger than the chemical binding forces. अब केमिकल्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है ये केमिकल बॉन्ड होता है जो कि दो एटम्स को बाउंड करके रखता है, दो मॉलिक्यूल्स को बाउंड करके रखता है, उसके मुकाबले में 10 मिलियन टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ गुना ज़्यादा उस केमिकल फोर्स से या केमिकल बाइंडिंग फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारी न्यूक्लियर फोर्स। The nuclear force is the force that binds the protons and neutrons in a nucleus together. ये प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा करके रखती है, बाउंड करके रखती है। दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। अब ये जो फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकती है, जिसको हम पीपी स्कैटरिंग कहते हैं, या प्रोटॉन पीपी फोर्स भी कह देते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान यानी एनपी फोर्स भी हो सकती है, और दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान यानी एन एन फोर्स भी हो सकती है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सेम होती है दो प्रोटॉन्स के लिए भी, दो न्यूट्रॉन्स के लिए भी, दो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के लिए भी। यानी ना तो ये मैस पे डिपेंड करती है, ये मैस डिपेंडेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर फोर्स
चार्ज डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी ना तो उन पार्टिकल्स के चार्ज से इस फोर्स पे कोई फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा होती है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड अगर बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन की रिपल्शन भी बढ़ जाती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ना ही ये मास पे डिपेंड करती है। सो दो प्रोटॉन्स के दरमियान जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी उतनी ही दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान होगी, उतनी ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान होगी, यानी ये आइडेंटिकल होती है, इसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, चाहे ये दो प्रोटॉन के दरमियान हो, न्यूट्रॉन्स के दरमियान हो, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के दरमियान हो। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज़ +1 e, और +1 e हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज होता है जो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। इट टेंड्स टू पुश देम अवे फ्रॉम ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव फोर्स फॉलोइंग कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, तो इन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं उन्हें एक दूसरे को पुश करना चाहिए, एक दूसरे से दूर धकेलना चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, बट न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम टुगेदर एंड ओवरकम द रेजिस्टेंस एट शॉर्ट रेंज। लेकिन क्या होता है कि उस कूलम फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे पाई जाती है जो कि उन प्रोटॉन्स को फिर आपस में बाउंड करके रखती है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये उस इलेक्ट्रिक फोर्स की निस्बत 100 गुना जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑब्जर्व्ड हम वैल्यू देखें तो अगर 230 न्यूटन फोर्स जो है वो दो प्रोटॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर हम उसका 100 टाइम्स देखें तो वो क्या बन जाएगा, 23,000 बन जाएगा, यानी वो 230 न्यूटन की फोर्स जो कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है उससे 100 गुना ज़्यादा जो कि 23,000 न्यूटन की फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे पाई जाती है, यानी 100 टाइम्स उससे ज़्यादा होती है। और वो फिर क्या करती है, वो प्रोटॉन्स को रिपेल नहीं होने देती बल्कि उस फोर्स को ओवरकम कर लेती है, और वो उनको आपस में उनकी एक अट्रैक्शन जो है वो डेवलप करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। और दूसरे नंबर पे ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज में सिर्फ चंद फेम्टोमीटर के डायामीटर में ही जो है ये एक्टिवेट होती है। जैसे ही न्यूक्लियॉन्स एक ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं उस वक्त इसका जो असर है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। द रेंज ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत कम रेंज है। कितनी रेंज शॉर्ट है, 1 फर्मी। फर्मी मीन्स आप 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, वही आपके पास एक्चुअली 1 फर्मी है। सो 1 फर्मी मीन्स 1 × 10⁻15 मीटर। तो एक फर्मी के डिस्टेंस पे क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इन न्यूक्लियस इज टीनी। एट दिस स्टेज द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स दैट पुशेस द पार्टिकल्स अवे। अब उस पॉइंट पे जो आपकी कूलम्बिक फोर्स है उसके मुकाबले में ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कब? जब तक पार्टिकल्स यानी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक फर्मी यानी एक फेम्टोमीटर के डायमीटर के अंदर मौजूद है, यानी उस छोटे से न्यूक्लियस के एक फेम्टोमीटर के अंदर मौजूद है। However, if the distance is anything more than 2.5 फर्मी, लेकिन वो अगर 2.5 फर्मी के डिस्टेंस पे भी चले जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स इज प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टेंट। तो प्रैक्टिकली जो न्यूक्लियर फोर्स है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी थोड़े से डिस्टेंस में एक्ट करती है। जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है 2.5 फर्मी तक भी हो जाता है तो वहाँ पे भी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 0.7 फर्मी, अगर डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, यानी क्या है, 1 फर्मी पे मैक्सिमम है, 1 से बढ़ गया 2.5 फर्मी तो वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर वो पार्टिकल्स इतने क्लोज आ जाएं, क्योंकि अट्रैक्शन है तो इसका मतलब प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। अब 1 फर्मी का डिस्टेंस था, उन दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब अट्रैक्ट होते होते वो आगे 0.7 फर्मी के डिस्टेंस पे। अब जब 0.7 फर्मी के डिस्टेंस पे वो आते हैं, यानी 1 से कम हो के 0.7 डिस्टेंस उनके दरमियान रह गया, 0.3 का उन्होंने फासला तय कर लिया एक दूसरे की तरफ, तो दिस फोर्स बिकम रिपल्सिव। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वहाँ पे आके जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाती है, यानी उस वक्त वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। जब वो रिपेल करते करते 1 फर्मी के डिस्टेंस पे जाते हैं फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं 0.7 फर्मी के डिस्टेंस पे आएंगे फिर से वो रिपल्सिव हो जाएगी।
यानी अगर वो रिपल्सिव ना हो फिर क्या होगा, उस अगर रिपल्सिव ना हो तो न्यूक्लियॉन्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, न्यूक्लियस हमारा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, यानी वो जो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, वो जो नेचर ने एक बैलेंस रखा हुआ है, वो किस वजह से है कि जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा क्लोज होता है, 0.7 फर्मी से ज़्यादा बढ़ता है, तो उस वक्त उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो अराइज हो जाती है। तो अगर वो रिपल्सिव फोर्स ना हो, दैट इज़ द रीज़न दैट द न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर विदाउट कोलैप्सिंग इटसेल्फ। ठीक है, यही वजह है कि जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पे बाउंड होता है, और वो कोलैप्स कोलैप्स मीन्स एक दूसरे के अंदर मिल जाना, उसका टूट जाना। ना तो वो एक फर्मी के फासले पे वो इतनी स्ट्रांग होती है कि प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल नहीं करने देती, न्यूक्लियस टूटता नहीं है। और 0.7 फर्मी के डिस्टेंस पे आके जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाती है, उससे क्या होता है, फिर न्यूक्लियस आपस में मर्ज नहीं होते, न्यूक्लियस हमारा कोलैप्स नहीं करता। अब ये तो हमारे पास थी एग्जिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स की, लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये क्यों यहाँ पे अराइज होती है, इसकी रीज़न क्या है और क्यों इसकी रेंज इतनी शॉर्ट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट थ्योरीज पेश कर रहे थे। उसके बारे में जो है वो स्टडी हो रही थी कि आखिर इस न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन क्या है, क्यों ये न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे राइज होती है, क्या इसकी रीज़न है। और उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाइडी की युकावा हमारे पास साइंटिस्ट था। उसने 1935 में एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी जिसको मिज़ॉन थ्योरी कहा जाता है। उसके थ्रू उसने एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियर फोर्सेस को। अब हम देखते हैं कि युकावास थ्योरी जो है वो क्या थी। Physicists had long been concerned with how forces are transmitted, finding the concept of fields such as electric and magnetic fields to be very useful. अब फिजिसिस्ट जो थे वो हमारे पास जो फोर्सेस हैं, हमने बेसिक फोर्सेस की बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो उसको जानने में लगे हुए थे कि किस तरह से ये फोर्स एक दूसरे फोर्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसमिट होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो हम कहते हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अगर वो उससे ऑपोजिट है, और रिपेल करता है अगर उसके एक जैसा है। इसी तरह मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल से अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ साउथ पोल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वहाँ पे भी जब उन्होंने उसको खोजना शुरू किया कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है, क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स से दो पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, क्यों मैग्नेटिक फोर्स दो पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अराइज किया कि यहाँ पे बेसिकली एक फील्ड है, एक रीजन है उस चार्ज के गिर्द या उस मैग्नेट के गिर्द, जिसमें ये दूसरे चार्जेस के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है जब वो उसके फील्ड में आता है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने फील्ड्स का कॉन्सेप्ट अराइज किया। A field surrounds an object and carries the force exerted by the object through the space. अब फील्ड क्या है, फील्ड हमारे पास क्या है, ये एक स्पेस है, यानी उस चार्ज के गिर्द पाई जाने वाली एक स्पेस है जो कि उस फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक फोर्स अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, द रीज़न इज़ द फील्ड। वो फील्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो कैरियर है जो कि फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। Yukawa was interested in the strong nuclear force in particular and found an ingenious way to explain it. अब इसी तरह से जिस तरह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का कॉन्सेप्ट हमें मिला था फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, तो इसी तरह जो साइंटिस्ट थे वो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी खोज लगाने में लगे हुए थे कि इसकी क्या रीज़न है। तो उसके लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट था युकावा, उसने एक इंटरेस्टिंग आइडिया जो है वो हमें दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। What was that idea? Yukawa proposed that force is transmitted by the exchange of particles called carrier particles. जिस तरह एक फील्ड जो है वहाँ पे कैरियर था, फील्ड एक स्पेस थी, एक रीजन था, हमने कहा वो फील्ड होती है असल में चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फोर्स को ले जाती है। तो यहाँ पे युकावा ने क्या हमें आइडिया दिया कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, वो एक्सचेंज पार्टिकल्स। क्यों उनको कहा कि जब हम कहते हैं कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं, एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन को वो पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरे न्यूक्लियन से पहले न्यूक्लियन को वो पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, और उस पार्टिकल एक्सचेंज की वजह से उनके दरमियान वो एक फ़ोर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। यानी वहाँ पे जो कैरियर था फोर्स का
वो फील्ड नहीं थी, बल्कि वो पार्टिकल्स थे जो एक जगह, जो वो न्यूक्लियॉन्स आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में। और उन पार्टिकल्स के एक्सचेंज करने की वजह से उनके दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप हो गया, और वो इंटरेक्शन जो है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ दीज कैरियर पार्टिकल्स। अब जिस तरह हमने कहा उनके दरमियान एक स्पेस है जिसमें वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हमने कहा कि फील्ड जो है, यानी न्यूक्लियॉन्स के गिर्द जो फील्ड है, वो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। यानी उसका जो फील्ड है उसमें बहुत सारे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होंगे जिनको हम कैरियर पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। और उन पार्टिकल्स के ज़रिए वो एक जगह, एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन तक वो फोर्स या जो इंटरेक्शन है उसको डिवेल्प करते हैं। इन इज़ 1934 आर्टिकल। अब यहाँ पे जो है वो मोस्टली 1935 भी आता है, 1934 भी आता है। सो देर इज़ अ मिसकंसेप्शन, यहाँ पे 35 भी हो सकता है, 34 भी, दोनों डेट्स जो हैं वो बताई जाती हैं। So, in his 1934 article, Yukawa argued that the strong nuclear force is carried by a particle with a mass approximately 200 times that of an electron. अब उसने 1935 में बेसिकली उसका वो डॉक्टरेट लेवल का आर्टिकल था। जिस तरह हम रिसर्च करते हैं पीएचडीज या एमफिल में, तो उसकी वो रिसर्च थी, रिसर्च आर्टिकल उसने पब्लिश किया था, जिसको निगेट भी किया जाता रहा। लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर उसकी वो जो थ्योरी या जो रिसर्च उसने की थी वो उसके प्रूफ मिलना शुरू हो गए। यानी उसने जो आइडिया दिया था कि हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ पे पाया जाता है जिसका मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 200 गुना ज़्यादा है, और वो पार्टिकल जो है वो एक्सचेंज करता है फोर्स को एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन के दरमियान में। तो ये उसका आइडिया था, जिसको बहुत टाइम तक निगेट भी किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद फिर उन पार्टिकल्स के ट्रेसेस मिलना शुरू हो गए। यानी उस पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ऐसा पार्टिकल डिस्कवर हो गया जिसमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि युकावा ने अपने उस आर्टिकल के अंदर, उस रिसर्च के अंदर प्रिडिक्ट की थी कि यहाँ पे जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इतना उसका मैस होना चाहिए, ये उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, इस किस्म की नेचर उसकी हो सकती है। तो उस किस्म के पार्टिकल फिर उसके प्रूफ हमें मिलना शुरू हो गए। और जब प्रूफ मिलना शुरू हो गए फिर उस थ्योरी को जो है वो माना गया वर्ल्ड वाइड, और फिर उस पे जो है वो नोबेल प्राइज़ भी उसको दिया गया इन 19 दैट वाज 46 में भी। लेकिन आगे वो डेट जो है वो हम मेंशन करेंगे। He proposed that a previously unknown particle, now called a pion, उसने कहा कि हमारे पास एक पहले से अननोन पार्टिकल, यानी वो पार्टिकल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, युकावा की प्रिडिक्शन से पहले उस पार्टिकल का कोई वजूद नहीं था। तो उसने वो एक पार्टिकल प्रिडिक्ट किया जिसको पाइऑन कहा जाता है, अब पाइऑन कहा जाता है। इज एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, वो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान एक्सचेंज होता है, ट्रांसमिटिंग द फोर्स बिटवीन दैम, और उस फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। अब वो जो पाइऑन था वो एक, उसमें वो तीन तरह का पार्टिकल जो है वो हो सकता है। वन इज़ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम पॉजिटिव जो है वो पाइऑन कह सकते हैं। एक जो हमारे पास नेगेटिव पाइऑन है और एक न्यूट्रल पाइऑन है। दे वर कॉल्ड पाई मिजॉन्स बट नाउ दे आर नॉन एज पाइऑन्स। उनको पहले मिजॉन्स कहा गया था या पाई मिजॉन्स कहा गया था, दैट्स वाई उसको हम मिजॉन थ्योरी भी कहते हैं। सो मिजॉन क्या था, हमारे पास वो पार्टिकल था जिसके ज़रिए जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्सचेंज होती है दो पार्टिकल्स के दरमियान, उसको पाई मिजॉन कहा गया। एंड लेटर ऑन उसको हमने पाइऑन का नाम दिया। ये हमारे पास न्यूक्लियॉन है, और ये पाइऑन है जो ट्रांसफ़र होता है एक न्यूक्लियस से दूसरे, सॉरी, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मीन्स प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, दूसरे से पहले तक, और ये जो है वो इन दोनों के दरमियान फोर्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, इसी तरह इस न्यूक्लियॉन के गिर्द, इस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के गिर्द बहुत सारे पाइऑन्स एग्जिस्ट करते हैं, वो एक फील्ड बना रहे होते हैं इसके गिर्द। और वो पाइऑन जब एक्सचेंज होते हैं दो न्यूक्लियॉन के दरमियान, तो उनके दरमियान एक इंटरेक्शन जो होता है उसकी वजह से एक फोर्स जो है वो डिवेल्प होती है। हाइडेकी युकावा रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर 1949। 1949 में जो है वो उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर प्रिडिक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट बिकम्स टू बी नोन एज द पाई मिजॉन एंड लेटर एज पाइऑन्स। किस डिस्कवरी के लिए? पाई मिजॉन्स की डिस्कवरी के लिए, जिनको बाद में पाइऑन्स का नाम दिया गया।
Now, how these pions are exchanged between the nucleons? Whenever whenever a neutron by accepts a pi प्लस मिजॉन या एक पॉजिटिव पाई मिजॉन को जब आपका न्यूट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन बाय इजेक्टिंग अ पाई प्लस मेजॉन इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन। होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन है, जब वो एक पाई प्लस मीज़ोन एक्सेप्ट करता है, वो पाई मीज़ोन कहाँ से आता है? प्रोटॉन बेसिकली उसको इजेक्ट कर रहा है, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन जो है वो पाई मीज़ोन इजेक्ट कर रहा है, न्यूट्रॉन जो है वो उस पाई मीज़ोन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जब वो पाई मीज़ोन इजेक्ट करेगा तो उस वक्त वो एक न्यूट्रॉन बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो न्यूट्रॉन है, वो जब एक पॉजिटिव पाई मिजॉन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम डोनर साइड से देखें, यानी प्रोटॉन की तरह लिहाज से इस रिएक्शन को लिखें, तो किस तरह से होगा? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, प्लस उसने क्या किया है, एक पाई पॉजिटिव मिजॉन जो है उसको एमिट किया, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और साथ क्या किया, एक पाई प्लस मिजॉन जो है उसको एमिट किया। अब उसके नतीजे में दूसरी साइड पे क्या हुआ, वो जो पाई प्लस मिजॉन था वो न्यूट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, और जब न्यूट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। यानी पाई प्लस मिजॉन जब ट्रांसफ़र होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन तक, तो उस वक्त जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है। अब इस चीज़ को यहाँ से भी हम लोग जो है वो एलेबरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हो क्या रहा है, बेसिकली न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पाई प्लस जो है वो इजेक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ मूव करने का मतलब इसने पाई प्लस जो है वो एमिट कर दिया, यानी जब इसमें से एमिट हो जाता है उस वक्त ये जो है वो प्लस जो है वो बन जाता है। सॉरी, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें। एक हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने क्या किया है, पाई प्लस मेजॉन को इजेक्ट किया है, एमिट किया है, तो इसने जब उसको इमिट कर दिया पार्टिकल को, तो ये न्यूट्रॉन बन गया। दूसरी साइड पे न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ने इसका इजेक्ट किया हुआ पार्टिकल जो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये क्या है, ये प्रोटॉन बन गया, ठीक है। उसके बाद जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है पाई नेगेटिव मेजॉन को, तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रॉन जब इजेक्ट करता है पाई नेगेटिव मेजॉन को, तो ये क्या करता है, ये एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन जो है वो हमेशा पाई प्लस मेजॉन इजेक्ट करेगा, तो वो जब इजेक्ट करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन बन जाएगा, और जब न्यूट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज पाईऑन को एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। तो इस तरह उनमें एक्सचेंज होता रहेगा और न्यूक्लियर फोर्स इस्टेब्लिश होती रहेगी। उसके अपोजिट जो न्यूट्रॉन है, वो पाई नेगेटिव मेजॉन्स को इजेक्ट करता है, यानी उसका जो फील्ड है उसमें जो पाईऑन्स पड़े हुए हैं उनमें से वो पाई नेगेटिव मेजॉन्स को इजेक्ट करेगा। जब पाई नेगेटिव मेजॉन को इजेक्ट करेगा तो दूसरा जो प्रोटॉन है वो उस पाई नेगेटिव मेजॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो पाई नेगेटिव मेजॉन जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन तक ट्रांसफ़र होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है उसको इजेक्ट करके, और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बन जाता है उसको एक्सेप्ट करके। तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन जो है, ये आई गेस दोबारा से पाई प्लस वाली जो है वो रिप्लेस हो गई है। यहाँ पे आप ये बेसिकली पाई माइनस के लिए जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन उसको आप उसके ऑपोजिट जो है वो रीड्रॉ खुद से कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन पाई नेगेटिव मेजॉन को एमिट करेगा, वो प्रोटॉन बन जाएगा, और इधर एक प्रोटॉन होगा वो पाई नेगेटिव मेजॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। सो जब भी पाई पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन हमेशा एमिट करेगा, न्यूट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जब पाई पॉजिटिव एक्सचेंज होगा दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, तब भी वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे, और दूसरी नंबर पे पाई नेगेटिव जो है वो हमेशा न्यूट्रॉन से एमिट होगा, प्रोटॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो जब पाई नेगेटिव का एक्सचेंज होगा तब भी जो है वो वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगे। अब ये तो हो गया अगर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन होता है। अगर दो न्यूट्रॉन्स में या दो प्रोटॉन्स में इंटरेक्शन होता है तो उस वक्त क्या होगा, टू न्यूट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स कैन एक्सचेंज पाई न्यूट्रल मेजॉन, ठीक है, यानी न्यूट्रल पाई मेजॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है उन दोनों के दरमियान। यानी बेसिकली क्या हो रहा था कि एक पॉजिटिव पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, जब उसने एक पॉजिटिव पाई मेजॉन एमिट कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, वो न्यूट्रॉन बन गया, और दूसरी तरफ न्यूट्रॉन ने जब वो पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया तो वो प्रोटॉन बन गया।
इसी तरह से जो न्यूट्रॉन था वो न्यूट्रल था। अब उसने एक नेगेटिव पार्टिकल एमिट कर दिया। जब नेगेटिव पार्टिकल एमिट कर दिया तो पीछे उसके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर भी एटम की तरह से ऐसा नहीं होता कि उसमें चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन उसमें दो तरह का चार्ज बैलेंस हो रहा होता है। सो वहाँ पे जब एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसने एमिट कर दिया तो पीछे क्या बच गया, वो प्रोटॉन बन गया। दूसरी साइड पे जब प्रोटॉन एक अपने उसी तरह का नेगेटिव पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इन अ सेंस, तो फिर वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। सो यहाँ पे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन में इंटरेक्शन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन होता है, तो उस वक्त क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली न्यूट्रल पाई मेजॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है प्रोटॉन से प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में। इसी तरह से यानी प्रोटॉन ही उसको एमिट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो एमिट कर रहा है वो भी प्रोटॉन ही रह रहा है, क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टिकल एमिट किया है, और जो प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो भी प्रोटॉन ही रह रहा है, क्योंकि उसने एक न्यूट्रल पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया है। इसी तरह न्यूट्रॉन्स जो हैं उनके दरमियान भी इसी किस्म का इंटरेक्शन होगा। अब ये जो एक्सचेंज है मीज़ॉन्स का, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एक्सचेंज फोर्सेस। यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फोर्स एक्सचेंज करने का दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। यही बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको एक्सचेंज करता है, और वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए अकाउंटेबल है। यानी अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल ना हो तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज ना हो। अगर न्यूक्लियर फोर्स उन पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट ना करे तो वो दो जो हमारे पास न्यूक्लियस है हमारा, वो स्टेबल ना हो, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस हम स्टार्ट पे पढ़ चुके हैं कि यही न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर नहीं होने देती, रिपेल नहीं करने देती, न्यूक्लियस को टूटने नहीं देती। और यही फोर्स है जो कि 0.7 फर्मी के डिस्टेंस पे आके रिपल्सिव हो जाती है और न्यूक्लियस को कोलैप्स भी नहीं करने देती। तो जो न्यूक्लियस एक सर्टेन डायमीटर के अंदर स्टेबल है, दैट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका जो ओरिजिन है, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स।